हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड एक खबर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये मामला संपत्ति से संबंधित है। और ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और जीएस पेपर 1 इत्यादि में भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके प्रावधानों के बारे में आइए चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सामने प्रतिज्ञा बैच दिख रहा है। प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैच में खासियत ये है कि ये जो बैच है, ये जो पर्टिकुलर बैच है, ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश तीनों मीडियम में आपको, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में आपको मिल सकता है, जिसमें से भी आप चाहें चूज कर सकते हैं। खासियतें ये हैं कि अगर आप इसमें एनरोल कराते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, तो आपकी पूरी फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। दूसरी बात है, हर हफ्ते इसमें टेस्ट होता है। 11,000 रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। जितनी बार आप टॉप 1 रैंक लाएंगे, टॉप में आएंगे, फर्स्ट रैंक जितनी बार लाएंगे, उतनी बार आपको 11,000 रुपीज मिलेंगे। ऐसे आपके पास में 36 मौके इस बैच के लिए अवेलेबल हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 10 तारीख से बैच शुरू होने वाला है, बिना देरी किए। लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। 36 माह से अधिक की वैलिडिटी आपको इसमें मिल जाएंगी अलग अलग तरीके से। विरद लाइव कोड का आपको इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। और 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो चुका है शाम 6 बजे। अगेन प्रतिज्ञा प्लस बैच है तो इसमें भी वही सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसमें आपको सिलेक्शन बॉक्स भी मिलेगा, सिलेक्शन बॉक्स। चलिए अब आइए खबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सिलेक्शन बॉक्स में 18 किताबों का सेट होता है और पढ़ाई से रिलेटेड अननेसेसरीज होती हैं। तो खबर क्या है उसके ऊपर आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। भारत में संपत्ति की खरीद फरोख्त की जाती है। बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति खरीदते हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। लेकिन जब ये संपत्ति किसी पड़ोसी मुल्क की हो और खास तौर से एक ऐसे पड़ोसी मुल्क की हो जो अब हमारे शत्रु की तरह बिहेव करता है, शत्रु देश है वो, उसके साथ हमारे युद्ध हो चुके हैं, हालिया संबंध भी ठीक नहीं चलते हैं, युद्ध की सी स्थिति, तनाव इत्यादि बने रहते हैं, तो ऐसे देश की संपत्ति का अगर मामला हो तो और ज्यादा मामला क्रिटिकल हो जाता है। तो अभी इसी तरीके का एक मामला है। भारत के पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ जो हैं, उनके परिवार का कुछ संपत्ति जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब उसी संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत नीलाम करने की बात कही गई है और 1.38 करोड़ उस प्रॉपर्टी की कीमत लगाई गई है, 1.38 करोड़। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत ये चीजें की जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में ये बात आती है कि आखिर ये शत्रु संपत्ति अधिनियम, यानी कि जो एनिमी है, जो कि शत्रु है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित क्या एक्ट हो सकते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, राइट, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, अब ये जो जमीन है सो कॉल्ड जो विदेशी संपत्ति के तौर पर है, शत्रु संपत्ति के तौर पर है, वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में एक जगह है, एक गांव है कोताना, उसके पास में करीब 13 एकड़ की ये जमीन है और 13 बीघा की जमीन है, तकरीबन 8 एकड़ के आसपास वो जमीन है। और ये जमीन जो है वो पूर्व राष्ट्रपति, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हैं, उनके भाई और उनके अन्य संबंधियों से बिलोंग करती है। भाई का नाम है डॉक्टर जावेद मुशर्रफ। ठीक है, तो अब भारत सरकार जो है वो इस तरीके की जो संपत्ति है जिसको शत्रु संपत्ति कहा जाता है उस पर नियंत्रण रखती है। तो मुद्दा यह है कि शत्रु संपत्ति क्या है। अब देखिए, 2 चीजें यहां पर आपको सुनने को मिल गई, एक तो शत्रु संपत्ति और दूसरा शत्रु संपत्ति से संबंधित अधिनियम। तो आज के इस टॉपिक में हम यही क्लियर करने जा रहे हैं कि शत्रु संपत्ति क्या है और शत्रु संपत्ति से संबंधित अधिनियम जो है वो क्या है और उसमें किस प्रकार के चेंजेस या अमेंडमेंट जो है वो किए गए हैं। अंत तक आप देखिएगा वीडियो को, काफी इंफॉर्मेटिव आपको लगेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे शत्रु संपत्ति क्या है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, उनकी जो संपत्ति है उसको शत्रु संपत्ति के तौर पर क्यों देखा जा रहा है और अन्य संपत्तियां जो हैं वो क्या हैं जो शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो पूर्व में भारत के अपने पड़ोसी देशों में से
पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बंटवारे के बाद बना है। बंटवारा जो हुआ है भारत का, उसके बाद बना है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं स्वाभाविक सी बात है कि भारत की सीमाओं के साथ काफी अच्छी तरीके से टच होती हैं, और इस चीज को लेकर के काफी सीमा विवाद भी होते रहते हैं, जिसके कारण कई बार ये युद्ध भी हुए। और इन युद्धों में, भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में आपको शत्रुता यहां पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी, मतलब शत्रुता है तभी युद्ध है। तो जब 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करी गई, तो उस युद्ध के समय आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने पलायन किया। इसके अलावा जब बंटवारा हुआ था तो भी पलायन किया गया था। तो जब लोगों ने पलायन किया तो वो यहां पर काफी सारी चीजें छोड़ गए, बहुत सारी चीजें यहां से छोड़ गए। जो लेकर के गए वो अपनी जान है, स्वयं का शरीर है, स्वयं की शरीर, आत्मा, ये सारी चीजें लेकर के गए। छोड़ के क्या गए? जो चीज छोड़ के गए वो इनकी संपत्ति है, वही उनकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। ठीक है, तो ये संपत्ति जो है वो क्या कर गए? छोड़ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस संपत्ति में जमीन हो सकती है, किसी भी प्रकार का कोई जो कंपनी वगैरह है, ठीक है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है इत्यादि, वो छोड़ करके जाया जा सकता है, या किसी प्रकार की अन्य जो कीमती धातुएं इत्यादि आती हैं, धातुएं या प्रीशियस स्टोन्स इत्यादि जो आते हैं, ये सारी चीजें संपत्ति के अंतर्गत आ रही हैं। मतलब जमीन की बात कर ली जाए, कंपनी की बात कर ली जाए, फर्म की बात कर ली जाए, हीरे जवाहरात इत्यादि की बात कर ली जाए, तो ये सारी चीजें संपत्ति के अंतर्गत आ रही जो यहां पर वो छोड़ के गए। तो अब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में के बाद जो है भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया, और भारत रक्षा अधिनियम के द्वारा, अब ये अधिनियम ध्यान रखना है, भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम के द्वारा भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें यह भी एक नियम है कि कोई व्यक्ति जो अब शत्रु देश से बिलोंग करता है और अगर उसकी प्रॉपर्टी भारत में स्थित है, युद्ध या अन्य तरीके की स्थिति में उसकी प्रॉपर्टी भारत में अगर स्थित है, तो यह एक सेंसिटिव मामला हो सकता है, यह भारत की सुरक्षा का मामला हो सकता है। और क्योंकि भारत की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इसमें भारत सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। यह भारत रक्षा अधिनियम 1962 के नियमों के तहत है। अब उस नियमों में जो खास नियम है उसमें जरा देखिए, जैसे पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्तियों और कंपनियों पर भारत सरकार का अधिकार होगा। भारत सरकार, अब भारत सरकार इसके लिए किसी प्रकार के जो संरक्षक हैं, कस्टोडियंस वगैरह जो हैं, वो अपॉइंट करती है। कई बार ये कस्टोडियंस भारत सरकार खुद होती हैं, ये संरक्षक के तौर पे भारत सरकार खुद होती है। तो ये मामला पूरी तरीके से भारत सरकार के इंटरफियर में आता है। तो उन्होंने इस तरीके के नियम के माध्यम से, यानी भारत ने इस नियम के माध्यम से भारत की रक्षा का हवाला देते हुए इस तरीके की संपत्तियां जो हैं उनको शत्रु संपत्ति घोषित किया, और उन्हें शत्रु संपत्ति जो है वो संरक्षकों को जो है वो सौंप दिया गया। संरक्षक का मतलब वही कस्टोडियन है। कई बार जो कस्टोडियंस होते हैं उसमें भारत सरकार भी होती है। 1962 का जब युद्ध हुआ, तो 1962 के युद्ध में चीन के साथ युद्ध हुआ, तो जो मामला यहां पर पाकिस्तान के साथ था वही मामला अब चीन के साथ भी लागू हुआ, उसी मामले को चीन के साथ भी लागू किया गया। और अब क्योंकि वास्तविक रूप में थोड़ा सा मानवीय आधार पर देखिए, ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो गया, और ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही करता है, ये काम चीन भी करता है, ये काम पाकिस्तान भी करता है, उनके लिए हम शत्रु की तरह हैं, तो वो भी ये काम करते हैं। दुनिया के कई सारे अन्य देश जो हैं वो भी इसी प्रकार का काम करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो जो संपत्ति है, जैसे बंटवारे के हिसाब से दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो संपत्ति जिसकी है उसको वो संपत्ति तो मिलनी चाहिए। यदि अगर उसका बैर देश के साथ नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो अब इन सब चीजों में थोड़ा सा नरमी बरतने के लिए दोनों तीनों देश के बीच में 10 जनवरी 1966 में ताशकंद घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। और ताशकंद घोषणा पत्र में खास तौर से यह कहा गया कि आप अपने जो देश हैं, जो भी शत्रु देश हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और भारत जो हैं वो एक दूसरे के जो ये एनिमी प्रॉपर्टीज हैं उसका निपटान करेंगे आपस में। मतलब उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उनकी जो संपत्ति ली गई हो वो उन्हें वापस कर दी जाए, उसके कुछ नियम निकाले जाएंगे, मध्य मार्ग निकाला जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा।
इसके ऊपर 1966 में एक समझौता किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें दूसरे तरीके के पैतरे अपनाए और फाइनली देखेंगे तो 1971 के तहत उन्होंने 1971 तक उन्होंने क्या किया, 1971 तक क्या कर दिया, 1971 तक पाकिस्तान ने अपने यहां की जितनी भी इस तरीके की शत्रु संपत्ति थी, उस सारी शत्रु संपत्ति का उन्होंने क्या कर दिया, समायोजन कर दिया, निपटान कर दिया। ठीक है, उसको निपटान कर दिया। यानी कि भारत की तरफ से यह था कि दोनों लोग मिल करके इस तरीके के समस्या का हल निकालेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्यवाही आज भारत कर रहा है वो कार्यवाही उन्होंने पहले कर लिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत को भी इसमें अपना जो भी एक्ट है वो करना पड़ेगा, जो भी कार्यवाही है वो करना पड़ेगा। तो आखिर भारत ने इस शत्रु संपत्ति के मामले में तब क्या किया? देखिए 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम जो है वो लागू किया गया। इस तरीके का जो मामला मैंने आपको बताया वो 1968 में लागू कर दिया गया कि इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो विदेशी प्रॉपर्टी के मतलब शत्रु प्रॉपर्टी के रूप में रहेगी। इसको जरा बिल्कुल साधारण शब्दों में मान लीजिए कि क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम का मतलब क्या है। इसमें शत्रु संपत्ति के बारे में बताया गया है कि शत्रु संपत्ति है क्या। अब शत्रु संपत्ति क्या है, इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में आप लोग समझ जाइए क्या है कि जो दुश्मन देश हैं, भाई दुश्मन की जो संपत्ति है, दुश्मन जो है, अरे गलती से दुश्मन ही गलत लिख जा रहा है, दुश्मन की संपत्ति जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब अगर ये दुश्मन कोई देश है तो स्वाभाविक सी बात है इसका अर्थ ये निकलेगा कि दुश्मन देश का कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति भारत में है, जिसकी संपत्ति कहां है, भारत में है, और भारत में किस कारण से है, कोई भी कारण हो सकते हैं। जैसे वह यहां से पलायन कर गया है, उसने यहां से पलायन करके पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है। अब उसने नागरिकता ले ली तो यहां की संपत्ति उसकी, तो ये इसकी जो संपत्ति जो अब भारत में रह गई इसी को हम लोग शत्रु संपत्ति कहेंगे। अब इस संपत्ति पर उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसका उत्तराधिकार भी शत्रु संपत्ति उत्तराधिकार कहलाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं? शत्रु संपत्ति को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास निरंतर रखने का प्रावधान किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके की रक्षा का हवाला दिया गया तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन यहां पर बताई कि शत्रु संपत्ति क्या होती है, उस शत्रु संपत्ति को भारत सरकार ने कहा कि हम संरक्षक के पास रखेंगे, कस्टोडियन के पास रखेंगे। यानी वो शत्रु संपत्ति के संरक्षक जो हैं उनको दी जाएगी, रहेगी उनके पास में, उस पर भारत सरकार निगरानी रखेगा लेकिन उनके पास वो संपत्ति रहेगी। ये संरक्षक कोई भी हो सकता है जिसे भारत सरकार अपॉइंट करेगा, जिसे भारत सरकार एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जो विभाग है उस विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार जो है वो कई राज्यों में शत्रुओं के संपत्ति का स्वामित्व रखती है। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो स्वामित्व है वो भारत सरकार के पास है, लेकिन संरक्षक के तौर पर भारत सरकार के विभाग जो हैं, इस मामले से संबंधित जो विभाग हैं, वो विभाग इसमें अपना प्रावधान मतलब वो विभाग अपने प्रावधानों के अनुसार कुछ संरक्षक अपॉइंट कर देते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई। अब 2017 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, भारतीय संसद ने शत्रु संपत्ति का जो ये एक्ट था इसमें संशोधन किया। तो जो नया एक्ट आया शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2016, इसको पारित किया 2017 में, और 2017 में इसे पारित करके जो शत्रुओं की संपत्ति है उसमें कुछ विशेष परिवर्तन किए, उसके भारतीय अधिकार के कुछ विशेष परिवर्तन किया। वो विशेष परिवर्तन क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे 1968 वाला जो अधिनियम मैंने अभी आपको बताया, कस्टोडियन जिसमें अपॉइंट कर दिया जाता है, तो अधिनियम 1968 वाला जो है और सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 में इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। तो जो संशोधन किया गया, जो ये वाला एक्ट है ना, इसी एक्ट में संशोधन किया गया 2017 में। ये एक्ट क्या है ये तो आपको पता चल गया। इसमें दो चीजें क्लियर हो गई, ये और इसका संरक्षक कौन, और ओवरऑल मालिक जो है वो भारत सरकार। ये चीज 1968 में है मोटे मोटे तौर पर। इसी चीज में इसमें क्या किया गया, चेंज किया गया, और चेंज करके कहा गया कि एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म शब्दों की परिभाषा क्या होगी, इसको डिफाइन किया जाए। इसके अलावा जो भी न्यायिक उत्तराधिकारी हैं उस शत्रु प्रॉपर्टी के, विधि उत्तराधिकारी या फिर अन्य उत्तराधिकारी जो हैं, उन उत्तराधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
चाहे वह भारत सरकार का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है। यह पर्टिकुलर लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट लिखा है कि भारत सरकार का नागरिक हो वो जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी जो है ये शत्रु की है, जबकि उसका जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी जो है वो कौन है, उत्तराधिकारी जो है वो कौन है, वो भारतीय है। उस मामले में भी यानी उत्तराधिकार भारतीय है, प्रॉपर्टी शत्रु देश की है, तब भी उस पर यह कानून लागू होगा, यानी तब भी इसमें भारत सरकार की ही उसके ऊपर अधिकार रहेगा। तो ये चीज क्यों लाई गई, इसके ऊपर एक विशेष तरीके का एक मामला था, कोर्ट में गया था, जो पहले मुंबई में गया, मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से आया, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें डिसीजन दिया गया। तो उसमें एक नाम आता है मोहम्मद आमिर खान का, आमिर मोहम्मद खान का, जिनकी महमूदाबाद रियासत हुआ करती थी, जिनके पूर्वजों की महमूदाबाद रियासत हुआ करती थी, उसको लेकर के एक मामला हुआ था, जिसके बाद इस तरीके के संशोधन किए गया। वो मामला क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास बनी रहेगी, और ऐसे मामलों में संरक्षक जो भी भारत सरकार की तरफ से दिया जाए, फिर वो चाहे स्वयं भारत सरकार ही क्यों ना हो, ठीक है, भले ही शत्रु यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी थी वो, या फिर एनिमी सब्जेक्ट यानी कि जिसकी ओर से इसको कस्टोडियन किया गया है, चाहे वो एनिमी फर्म हो, वो समाप्त हो गया हो, विलुप्त हो गया हो, या उसके व्यवसाय का समापन हो गया हो, या उसकी राष्ट्रीयता में परिवर्तन हो गया हो, और इन सब के कारण शत्रुता समाप्त भी हो गई हो, शत्रुता क्या हो गई हो, समाप्त भी हो गई हो, या कानूनी उत्तराधिकारी भारत का नागरिक हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है। यानी वंस अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द एनिमी और द पर्सन रेजाइडिंग इन द एनिमी कंट्री, उसके बाद वो एनिमी वाला टैग हट भी जाए, प्रॉपर्टी से वो टैग नहीं हटेगा, प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पर ही माना जाएगा। यह भी इसमें प्रावधान कर दिया गया। इसके शब्द के अर्थ जो है, अभी आपको उदाहरण जब मैं दूंगा तो समझ में आएगा। अभिरक्षक यानी कि जो कस्टोडियन है, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधीन निहित शत्रु संपत्तियों का निपटान कर सकता है। ऐसे में बस ये एक चीज है कि जो अभिरक्षक है, जो कस्टोडियन है, वो अपनी जो संपत्ति है उसका निपटान कर सकता है भारत सरकार की सहमति से, और इस प्रयोजन के लिए अभिरक्षक को निर्देश जारी किया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से। ये जो चेंजेस आए, इन चेंजेस के उद्देश्य क्या थे? यानी पहले जो 1968 में जो एक्ट आया था उसमें सिंपल सी ये बात करी गई कि कौन सी चीज शत्रु संपत्ति है और उस पर भारत सरकार का अधिकार रहेगा, संरक्षक उसका संरक्षक बना रहेगा। ये सिंपल सी बात थी। दूसरी बात यहां पर कह दी गई अमेंडमेंट के बाद कि ये जो प्रॉपर्टी है जो कि उनके संरक्षक के पास में रहेगी, अब उस पर पूरी तरीके से भारत सरकार का अधिकार होगा। इनफैक्ट भारत सरकार उसे खरीद बेच सकती है, भले ही वो शत्रु संपत्ति अब ना रही हो, तब भी हम उसे शत्रु संपत्ति ही मानेंगे, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो शत्रु संपत्ति से है। तो इससे ये चेंजेस क्यों किए गए, इसके पीछे क्या कारण थे? सबसे पहला कारण, छोड़ी गई संपत्तियों के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों से सुरक्षा प्रदान करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इस बात का खतरा महसूस किया जा सकता था कि भले ही ये मामला अब शत्रु का ना रह गया हो, भले ही ये मामले में शत्रु जो है अब बहुत प्रॉब्लम ना क्रिएट करे या फिर शत्रुता समाप्त हो गई हो, फिर भी ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये कभी भी शत्रुता को उजागर कर सकता है। सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये था, इसके पीछे सबसे मेन जो कारण था वो ये था कि इस संबंध में न्यायालय ने जो है, माननीय न्यायालय ने कुछ केसेस में ये मामले जो है वो दिए थे, डिसीजंस दिए थे, और डिसीजंस जो थे वो पक्षकार के पक्ष में गए थे, भारत सरकार के पक्ष में नहीं। तो ऐसे में जो निर्णय माननीय न्यायालयों का दिया गया, उस निर्णय से होने वाली जो परेशानियां थी उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस तरीके के चेंजेस किए गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह संशोधन इसलिए लाया गया। अब इन संशोधनों में देखिए,
क्या कहा गया? कारणों में कथन में कहा गया है कि हाल ही में विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई ऐसे निर्णय दिए गए जिनसे शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अभिरक्षक और भारत सरकार की संपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो ये डिसीजन दिया, न्यायालय ने जो डिसीजन दिया वो तो अपने न्याय के प्रावधानों के अधीन दिया, लेकिन भारत सरकार को उससे लगा कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव इंपैक्ट में यही बताया गया कि इस तरीके से भारत सरकार की जो पावर्स हैं संपत्ति को लेकर के, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसमें चेंजेस करने आवश्यक है। इसलिए तमाम सारे न्यायालयों के द्वारा जो व्याख्या की गई थी उसी को ध्यान में रखते हुए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। तो संशोधन क्यों किया गया? इसलिए किया गया। क्या किया गया वो भी मैंने आपको बताया। अब मामला समझ लीजिए कि आखिर ये दिक्कत जो हो रही थी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली, वो क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, ये किस प्रकार से। ये एक विशेष प्रकार का एक केस था जिसमें एक शख्स है जिनका नाम है आमिर मोहम्मद खान। इनका नाम क्या है? आमिर मोहम्मद खान। आमिर मोहम्मद खान ये एक व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा इनका। ये कौन है जरा देखिए। महमूदाबाद जो उत्तर प्रदेश की जगह है, वहां के एक राजा थे जिनकी बेटी, माफ कीजिएगा, जिनकी पत्नी और जिनके बेटे यहां भारत में हैं। जब बंटवारा हुआ तो आमिर अहमद खान जो राजा थे उनका नाम था आमिर अहमद खान। आमिर अहमद खान, आमिर अहमद खान जो है वो देश छोड़ करके चले गए, देश छोड़कर चले गए। अब चले गए तो कहां चले गए? पहले ईरान चले गए, उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में आकर के उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। और जब इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो पाकिस्तान की नागरिकता होने के नाते अब ये शत्रु देश हो गया, शत्रु देश के व्यक्ति हो गए। और उनकी प्रॉपर्टी जो भारत में है, भारत में उत्तर प्रदेश में हजरतगंज, सीतापुर, नैनीताल और अन्य जगहों पर जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी शत्रु की प्रॉपर्टी हो गई। इस चीज को बोला गया 1968 के एक्ट में। तो 1968 का एक्ट भी इसमें आपको समझ में आ गया। अब उनकी जो पत्नी और बेटे, ये केवल अकेले गए, ये ध्यान रखना, ये अकेले गए। इनकी वाइफ और इनके बेटे मोहम्मद आबिर खान मोहम्मद जो हैं, ये यहीं भारत में रहे और भारतीय रहे, भारत में रहे और भारतीय रहे। अब जो मुद्दा मैं आपको यहां पर दिखा रहा था ना कि राष्ट्रीयता में परिवर्तन आने के कारण शत्रुता समाप्त हो जाए, या फिर उनका उत्तराधिकारी भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है। तो अब बात समझ में आ रही ना, ये वाला कंसीडर हो रहा है यहां पे पॉइंट कि नहीं हो रहा है? भारत का नागरिक है उसका उत्तराधिकारी, तब भी ये चेंजेस मान्य किए जाएंगे। पर अभी तो ये 1917 के बाद वाली चीज है। और अभी देखिए क्या हुआ। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के, माफ कीजिएगा यहां पे थे हम लोग, 1968 के अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए तो राजा की जो संपत्ति है वो क्या हो गई? शत्रु संपत्ति हो गई। और उसका संरक्षक कौन हो गया? उनका बेटा हो गया। इनके पिता की जब मृत्यु हुई, जो कि अब पाकिस्तान के नागरिक थे, तो बेटे ने कहा कि मेरे पिता की संपत्ति जो है अब वो मुझे ट्रांसफर कर दी जाए। मुद्दा यह है कि जिस संपत्ति को अब ट्रांसफर करना था वो संपत्ति अब तो शत्रु संपत्ति थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है, ये जो आमिर मोहम्मद खान जो हैं, मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान जो हैं, इन्होंने पहले उस समय तत्कालीन जो सरकार है कांग्रेस की, उनसे काफी रिक्वेस्ट करी। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ऐसे तमाम प्रकार के प्रधानमंत्रियों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमारा ये प्रॉपर्टी है, हमें दे दिया जाए। जब नेतागिरी से या नेताओं के साथ से काम नहीं बना तो इन्होंने न्यायपालिका की शरण ली और न्यायपालिका में ये कानून की लड़ाई लड़ने लगे। तो यही जो कानूनी लड़ाई है, इसी कानूनी लड़ाई के अंतर्गत 21 अक्टूबर सन 2005 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, इन दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने डिसीजन दिया। और डिसीजन जो है वो किसके पक्ष में गया? वो इनके पक्ष में गया। इस आधार पर इनको जो है प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी माना जाएगा और ये प्रॉपर्टी उनकी मानी जाएगी, ये कहा गया। उनको सफलता मिल गई। लेकिन जैसे ही इनको सफलता मिली तो सरकार को इसमें आपत्ति होनी शुरू हुई। सरकार को यह आपत्ति इसलिए होनी शुरू हुई कि ऐसी एक नहीं
कईयों प्रॉपर्टी देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद थी उस समय तक, और इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं, उन सब के लिए अब एक रास्ता ओपन हो गया था इसके माध्यम से। ऐसे में भारत की सुरक्षा को लेकर के और भारत की अन्य परिस्थितियों, आर्थिक, सामरिक, हर प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह समझ में आया कि 1968 का जो आदेश है, 1968 का जो ये एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट करना होगा। एंड व्हाट वाज दैट अमेंडमेंट, जो कि मैंने आपको यहां पर बताए। तो जो आपको यह समझ में आया होगा कि आखिर ये प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रतिकूल प्रभाव समझ में आ गया ना, कि अगर ये केस सक्सेसफुल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के इस केस का हवाला लेते हुए अन्य केसेस भी मजबूती से बनने शुरू हो गए और उन्होंने भी प्रॉपर्टी के ऊपर अपने दावे जो है वो करने शुरू कर दिए। ऐसे तो भारत में तमाम सारी शत्रु संपत्ति पर शत्रुओं की दावेदारी या शत्रु पक्ष की दावेदारी बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए चेंजेस किए गए। तो शुरुआत में एक अध्यादेश जारी किया गया 2 जुलाई 2010 को, जिसके प्रभाव से अदालत को सरकार को शत्रु संपत्तियों को कस्टोडियन से अलग करने का आदेश देने से रोक दिया गया। तो अभी समझ में आ गया, जो अदालत ने दिया था निर्देश, वो निर्देश अब रोका जाएगा। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्प्रभावी हो गया और कस्टोडियन ने फिर से राजा की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। और कस्टोडियन, हु वाज द कस्टोडियन हियर? भारत। भारत की तरफ से रखा जाएगा ना, भारत की तरफ से रखा जा रहा है। जनरली भारत सरकार की तरफ से रखा जाता है कस्टोडियन अमूमन। तो फिर से ये कस्टोडियन के पास आएगा। कस्टोडियन के पास आने का मतलब हुआ कि भारत के नियंत्रण में रहेगा। और इसी के आधार पर एक पावर और भी मिली कि अब भारत जो है इस तरह की संपत्ति को खरीद और खरीद नहीं, बेच सकता है। बेच सकता है भारत जो है उसको क्या कर सकती है? बेच भी सकती है। और ऐसा ही भारत सरकार ने अभी किया, परवेज मुशर्रफ की जमीन को बेच दिया। 2022 में, माफ कीजिएगा, 2010 में 22 जुलाई को लोकसभा में इसके लिए एक विधेयक पेश किया गया। 15वीं लोकसभा में इसको रखा जाना था, लेकिन 15वीं लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, विधेयक खराब हो गया। बाद में 7 जनवरी 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने शत्रु संपत्ति संशोधन विधिमान्य अधिकरण अध्यादेश जो दिया गया था 2016 को लागू कर दिया, जिसे विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 2017 में कानून बन गया, जो मैंने शुरुआत में आपको यहां पर बताया कि 2017 में यह कानून बन गया। और इसी कानून के तहत फिर क्या हुआ? इसी कानून के तहत फिर क्या हुआ कि ये जो शुरुआत मैंने आपको यहां पर बताई है, इसी कानून के तहत ये हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी खरीदी और इनकी प्रॉपर्टी जो है बेची गई 1.38 करोड़ रुपए। कहते हैं शायद, मतलब अभी खबरों में पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन खबरों में शायद ये है कि 3 लोगों ने खरीदा है इसको या कुछ ऐसा है, मतलब देख लीजिएगा आप लोग एक बार। तो आई होप कि इस पूरे मामले में आपको ये समझ में आया होगा कि शत्रु संपत्ति क्या है, शत्रु संपत्ति से संबंधित अधिनियम क्या था और उसमें संशोधन जो है वो कौन सा किया गया, वो संशोधन भी आपको समझ में आया होगा। जाते जाते मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा प्लस बैच आपके लिए आ चुका है, जिसमें आपको जीएस की 1000 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलती हैं आपकी सीसैट की, जबकि ये जीएस का बैच है, इसमें आपको सीसैट फ्री में मिलता है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की भी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम नाम से लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो डेली तकरीबन 5 घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसमें आपको मिलेगा सिलेक्शन बॉक्स। सिलेक्शन बॉक्स में आपको 18 किताबों का सेट दिया जाएगा, इसलिए आपको किताबों के लिए भी आपको नहीं भटकना पड़ेगा। और इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अन्य एसेसरीज, पेन, कॉपी, पेंसिल, रबड़, सब चीजें आपको दी जाएंगी। नोटबुक दी जाएगी, आंसर शीट, मेन आंसर लिखने वाली जो शीट होती है वो दी जाएगी, टेबल कैलेंडर, हाइलाइटर, मैप, ये सब चीजें सिलेक्शन बॉक्स में आपको अलग से दिए जाएंगे। तो सब फ्री रहेगा, ये भी आपको फ्री में मिलेगा इसमें। इसके अलावा हर हफ्ते इसमें एक क्लास टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए हर हफ्ते अप टू डेट होते रहेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक लाते हैं, जितनी बार फर्स्ट रैंक लाएंगे उतनी बार आपको 11,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा, उतनी बार आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं। और अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली तो आपकी पूरी फीस भी वापस जो है वो कर दी जाएगी, फुल फीस रिफंड हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए हम आपको अलग से विशेष क्लासेस जो हैं वो भी अवेलेबल करवाएंगे, जिसको हम लोग क्रैश कोर्सेस के नाम पर
क्या नाम है, SIP के नाम से जानते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से आपको देंगे। ये बैच आराम से एकदम आपके लिए फ्री रहेगा। मुख्य परीक्षा के लिए आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा, वो भी निःशुल्क, दिल्ली में आकर के। उसके बाद इंटरव्यू के लिए पूरा तरीके से आपको गाइडेंस दी जाएगी। बीच बीच में मेंटोरशिप आपको प्रदान की जाती रहती है, एक इंडिविजुअल मेंटोर भी आपको प्रदान किया जाएगा। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, PPTs आपको मिलेंगी, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सब आपको मिल रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो कोड है आप विरद लाइव इसको जरूर लगाइएगा, और विरद लाइव कोड लगा करके आपको ये बैच जो है ना ये 23,999 में मिल जाएगा, 23,999 में। वो 24,000 उसमें लिखा था, वो ठीक नहीं है, 23,999। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और 23,999 से प्राप्त कीजिए। लॉन्ग टर्म बैच से भी जुड़ सकते हैं इन्हीं फैसिलिटीज के साथ में, लेकिन टारगेटेड ईयर जो है वो 2025 नहीं होगा, इसका टारगेटेड ईयर 2025 है। और 2026-27 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच के साथ आप जुड़िए, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग तरीके की फीसेस मिलेंगी और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, वैलिडिटी उसमें एक्सटेंडेड है इसलिए। तो चलिए मुलाकात करेंगे आप लोगों से क्लासेस में अन्य चीजों के साथ, इतिहास पढ़ेंगे वहां पर मजे से। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।